नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है सिंचाई, इरिगेशन। एग्रीकल्चर का ये चैप्टर हमारे एग्रीकल्चर में बहुत महत्वपूर्णता रखता है। और इसी के साथ जब हम एग्रीकल्चर पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। एग्रीकल्चर मतलब खेती, फसलों के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये एक छोटा सा टॉपिक है जो एक चैप्टर के रूप में है, सिंचाई, इरिगेशन क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, किस प्रकार से करते हैं, कब करनी चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो हम जो इस साल 12th में जो पढ़ने वाले हैं सिंचाई के बारे में, वो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक बार बता देता हूं। उसके बाद में हम इस चैप्टर के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे विद शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स के साथ में। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें सिंचाई के बारे में पढ़ने वाले हैं इसकी आवश्यकता अनुसार, मतलब पौधों को सिंचाई कब करनी चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं समय व मात्रा, किस समय करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिंचाई की विधियां, कि किन किन मेथड्स के थ्रू, किन किन विधियों के थ्रू हमें सिंचाई करनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हैं जो हमें हमारे सिलेबस में है, जो हमें अच्छे से पढ़ना है। सिंचाई चैप्टर इन 3 पॉइंट्स में कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको इनको पढ़ने के साथ साथ में आपको इसकी परिभाषा भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब आप सोचोगे सर जी आप ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, नहीं, कतई नहीं, मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप डायरेक्ट ही तीसरे मंजिल पर चले जाओ, है ना, क्या बोलते हैं, तीसरे माले पर चले जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप थर्ड फ्लोर पे जा पाओगे। तो आप सोचो कि मैं डायरेक्ट ही सिंचाई के बारे में जान जाऊं कि भाई सिंचाई ये है वो है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले जानना होगा कि सिंचाई वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, सिंचाई का उद्देश्य क्या है, हम क्यों सिंचाई कर रहे हैं, है ना। कोई भी चीज है उसके पीछे, कोई भी चीज आप पढ़ो तो उसके पीछे क्या, क्यों और कैसे लगाओ। ये जो सिंचाई है ये क्या है, ये क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस समय करते हैं, कितनी करते हैं और किस किस तरीके से करनी चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए तो आपका सिंचाई चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इसको वैसे मत पढ़िए कि यार ये मेरे सिलेबस में है, मुझे पढ़ना है, मुझे रटना है, बिल्कुल नहीं। आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़िए। आप ये सोच के देखिए कि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, मुझे सिंचाई के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर थोड़ा सा ब्रीफली और मैं आपको बता देता हूं आवश्यकता अनुसार। ये जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फसलों को सिंचाई देनी चाहिए, वो कब देनी चाहिए। तो ये हम डिसाइड करते हैं 2 के आधार पर, 2 पॉइंट्स के आधार पर, 2 बिंदुओं के आधार पर। पहला बिंदु है पौधे के आधार पर, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, है ना। पहला बिंदु है पौधे के आधार पर, कि पौधे में उसके लक्षणों को देखकर हम सिंचाई करते हैं, इसके बारे में। सेकंड हम पढ़ेंगे मृदा नमी के आधार पर, कि मृदा के अंदर नमी की मात्रा कितनी है, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है इसमें समय व मात्रा, मतलब क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज। भाई फसल को जरूरी नहीं कि सिंचाई देनी है तो एनी टाइम भी उसको सिंचाई देते रहो, है ना। हमें खाना खाने की जरूरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक बस चढ़ते ही रहो, खाते ही रहो, खाते रहो, नहीं। एक फिक्स टाइम होता है, या एक टाइम है भाई हाँ मुझे इस टाइम पे भूख लगती है और उस टाइम पे मुझे इतना खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में कम खाना चाहिए तो मतलब कम ही खाना चाहिए, ये नहीं कि ब्रेकफास्ट में ही खींच ली, है ना। तो क्रांतिक अवस्था मतलब एक क्रिटिकल स्टेज होती है जिस टाइम पे हमें सिंचाई करनी चाहिए, पौधे को पानी देना चाहिए। उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस पौधे में कितने दिनों पर आती है, उस समय पर कितनी कितनी सिंचाई करनी चाहिए, वो इसमें पढ़ेंगे, है ना। क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्था में। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई की विधियां, कि हम जो ये सिंचाई कर रहे हैं, पौधे को इस समय पर कर रहे हैं, इतनी बार कर रहे हैं, वो किन किन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जनरली 1 2 3 4 5 और 6 मेथड्स हैं, 6 विधियां हैं, इनके द्वारा हम पौधों में सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अब क्वेश्चन है कि 6 ही क्यों है, कम क्यों नहीं, ज्यादा क्यों नहीं है। तो ये जो 6 मेथड्स जो निकाले गए हैं वो इस बेस पे निकाले गए हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में जो वातावरणीय कंडीशन है वो अलग है, पौधे की जो स्थलाकृति है, भाई कहीं की मृदा किसी प्रकार की, कहीं की मृदा किस प्रकार की है, कहीं की भूमि अलग प्रकार की है, तो उन सभी चीजों को देखकर ये मैक्सिमम 6 पॉइंट्स निकाले हैं, 6 मेथड्स निकाले हैं साइंटिस्ट के द्वारा, कि इन 6 विधियों से हम अलग अलग कंडीशंस में सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सभी जगह एक ही अप्लाई होगा या फिर एक ही सब जगह अप्लाई होगा, नहीं।
वो डिपेंड करेगा कि आप जो फसल बो रहे हैं, आप जो पौधे बो रहे हैं, वहां पे वो किस तरीके की है फसल, वहां की मृदा किस तरीके की है, वहां की जलवायु किस तरीके की है, वहां की स्थलाकृति मतलब वहां की उबड़ खाबड़ जमीन है, किस प्रकार की जमीन है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए 6 मेथड्स हैं, 6 विधियां हैं सिंचाई करने की। इन 6 विधियों के द्वारा हम सिंचाई पौधों को कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है चौकेबार द्रोण सिंचाई विधि, है ना। चौकेबार मतलब हम इसमें चौका मतलब वर्गाकार बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं उस पर। अच्छा, एक्सप्लेन मैं इनको बाद में करूंगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट एक बार नाम बोल देता हूँ। पहली विधि का नाम है चौकेबार सिंचाई विधि, दूसरी विधि का नाम है बॉर्डर पट्टी विधि, समझ में आ रहा होगा, बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तीसरी विधि है कुंड सिंचाई विधि, कुंड छोटा सा। उसके बाद चौथी विधि है अपपृष्ठीय विधि, नीचे अपपृष्ठीय विधि, है ना। पांचवी विधि है बौछारी सिंचाई विधि, बौछार करते हैं ना, बौछार। अब मैं हिंट दे रहा हूं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। बौछारी सिंचाई विधि। और लास्ट है हमारी जो आपको नहीं दिख रही है, बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन, टिप 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 टिप। ठीक है, तो ये 6 विधियां हैं जिनके द्वारा हम पौधों में फसल के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के बारे में क्लियर हो गया आपको कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं। मैं देखो मेरा थोड़ा सा मेथड है पढ़ाने का कि हम कोई भी, और पढ़ने का भी यही मेथड था, और अभी मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ो उससे पहले आप उस चैप्टर के बारे में जानो कि भाई ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं। ठीक है, आपको चैप्टर पढ़ने से पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं। तब हमारा क्या है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक जिज्ञासा जागती, क्यूरियोसिटी जागती, अच्छा यार मैं इसमें ये पढ़ने वाला हूँ। अब बौछार विधि, बौछार मैंने इशारा किया तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अरे यार ये बौछार कैसे करते होंगे, है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, नहीं पता है तो जब हमारे जिज्ञासा हमारे अंदर जगेगी तब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जब जानने की किसी चीज के बारे में कोशिश करते हैं तो हमारा वहां पे इंटरेस्ट डेवलप होता है, और इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो तुम्हारा बेड़ा पार है ना। चलिए, तो आज अभी इन सभी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, तो आज जितना हो सकता है उतना हम आज कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, है ना। परिभाषा क्या होती है, लेकिन परिभाषा को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि सिंचाई क्या है ना। परिभाषा हम पढ़ेंगे साइंटिफिकली, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि पहले हम उसको हमारी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा याद रहता है। उसके बाद हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सिंचाई का मतलब क्या है, देखो सिंचाई को बाद में रखना, पहले आप मृदा को लेके आओ, है ना। भाई ये हमारी मृदा है इस प्रकार से। इस मृदा के अंदर क्या हो गया, मैंने यहाँ पर कोई भी पौधा लगा दिया, ये भाई साहब पौधा लग गए हमारे, ठीक है, सही लग रहा है पौधा, ये कुछ पेड़ तो नहीं बन गया, ठीक है। इस प्रकार से छोटे भी बना सकते हैं, है ना। गरीबी चल रही है, वैसे भी कोरोना वैसे ही चल रहा है, ठीक है, काफी है, इतनी ज्यादा करो जो फिर बाद में दिक्कत आएगी, स्टोरेज नहीं है अपने पास में। ये माना कि कोई मेरी ऐसा खेत किसका होता है भाई, ऐसा खेत हमारा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोई खेत है जहां पे मैंने फसल बो रखी है। अब यहाँ पे क्या होता है, पौधा जो है वो वृद्धि कर रहा है ना। मृदा जो होती है, मृदा के अंदर हमने बोया है, मृदा के अंदर फसल जो है वो वृद्धि करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो करती है आर्टिफिशियल। हम जी रहे हैं, हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है दिन भर का, लेकिन क्या होता है कि जब हमें भूख लगने लगती है, हमारी एनर्जी खत्म होने लगती है, तो उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ बाहर से वापस से डालते हैं, भाई रोटी खाली दिया राम जी की, ठीक है, फिर हमारी मशीन काम करने लग जाती है। तो सेम वो चीज है, जब मृदा के अंदर कोई भी फसल या कोई भी पौधा वृद्धि कर रहा होता है, तो उसमें सबसे आवश्यक चीज जो है वो क्या है, सबसे आवश्यक चीज, पौधा जब फसल के अंदर उगता है उसके लिए आवश्यक चीज जो है वो है पर्याप्त नमी का होना। क्या होना, पर्याप्त नमी का होना। किसके अंतर्गत होना, मृदा के अंदर होना। किसके अंदर, मृदा के अंदर। जब भी कोई पौधा वृद्धि या विकास तभी कर पाएगा, ये कंडीशन फिक्स है, तभी कर पाएगा जब उसके अंदर, उस मृदा के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होगी। अगर नमी नहीं होगी तो वो पौधा वृद्धि व विकास नहीं कर पाएगा, वो उसकी कमी के लक्षण प्रदर्शित करने लगेगा, उसकी वृद्धि व विकास वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। जैसे हम हैं, हम दिन भर काम करते हैं तो हमारे लिए एक एनर्जी होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के अंतर्गत, ठीक है, और हम भोजन के रूप में एनर्जी को लेते हैं तभी हम काम कर पाते हैं।
अब वो एनर्जी हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, पानी भोजन के रूप में ले लें या जूस पी लें या फिर कुछ भी कर लें, बट एनर्जी हम रखते हैं साथ में। तो जब फसल या पौधा वृद्धि व विकास करता है, क्या करेगा? वृद्धि व विकास। ये वर्ड्स को आप याद रखिएगा, इन्हीं से हम परिभाषा बनाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब भी कोई पौधा वृद्धि व विकास करता है तो उसके लिए सबसे आवश्यक चीज है वो ये है कि मृदा में पर्याप्त नमी का होना। ठीक है, तो अब अगर कहीं की एनवायरनमेंट, कहीं का वातावरण ऐसा जहां पर उस पौधे के अकॉर्डिंग वहां पर मृदा में नमी है तो कोई दिक्कत नहीं, फसल आसानी से वृद्धि करेगी, विकास करेगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। लेकिन बाय चांस यदि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है, किसके अंतर्गत? मृदा के अंदर यदि पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से उस नमी को मेंटेन रखने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस नमी को मेंटेन रखने कि भाई तुम्हें इस फसल को जितनी नमी चाहिए उतनी हम मेंटेन करते हैं। तो उस नमी को मेंटेन पर्याप्त रखने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से उसमें पानी डालते हैं। डालते हैं नहीं डालते हैं? बाहर से हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। अब ये पानी इस मृदा के अंदर नहीं था, मृदा के अंदर नहीं था, हमने क्या किया, बाहर से डाला है, तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से। किस रूप से? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से मतलब मशीनरी के द्वारा, किसी बाह्य सोर्स के द्वारा। तो मृदा पादप की वृद्धि और विकास के लिए मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना आवश्यक है। यदि नमी नहीं होती है तो हम उसमें कृत्रिम रूप से क्या देते हैं, पानी देते हैं। क्या देते हैं? पानी देते हैं। तो ये जो पानी हमने कृत्रिम रूप से इस मृदा के अंदर दिया है, किसके लिए? फसल की वृद्धि व विकास के लिए। इस आर्टिफिशियल, इस कृत्रिम रूप से पानी को ही, इस पानी को ही हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई फसल है, उसकी वृद्धि व विकास के लिए, पहले इस चीज को भूल जाओ, पहले इस चीज को याद रखो, फसल की वृद्धि व विकास के लिए मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना आवश्यक है ना? यदि मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो हम बाहर से कृत्रिम रूप से उसमें नमी को, पर्याप्त नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए हम पानी देते हैं। तो उस पानी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो ये सिंचाई की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे ये बता दीजिए। अब इसको मैं, ये तो मैंने बहुत बड़ा करके बताया आपको, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग है, हमें समझना जरूरी है और मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसको एक लाइन में हम खत्म करते हैं। एक लाइन में खत्म कैसे करेंगे कि पौधे की वृद्धि व विकास के लिए, सुनिए और लिख लेना इसको, पौधे की वृद्धि व विकास के लिए मृदा में पर्याप्त नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला पानी क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। एक लाइन हुआ कि नहीं हुआ? पौधे की वृद्धि व विकास के लिए मृदा में पर्याप्त नमी को बनाए रखने के लिए, है ना, जितनी नमी पौधे को जरूरत है उतनी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया पानी क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें कि सिंचाई क्या होता है, उसकी परिभाषा क्लियर हो गई है। सो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि सिंचाई क्या है, उसकी डेफिनेशन है, ये क्लियर हो गई, जो हमारा बेसिक है, लेकिन ये डेफिनेशन डेफिनेट आएगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इस डायग्राम को याद रखोगे, भूलना नहीं है मरते दम तक, ध्यान रखना। डायग्राम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। भाई परिभाषा तो समझ में आ गई है ना? तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि हम सिंचाई पढ़ रहे हैं, सर जी सिंचाई क्या होती है? तो क्लियर हो गया कि पौधे की वृद्धि विकास के लिए जो हम बाहर से पानी दे रहे हैं, अब उसको पता थोड़ी है कि बाहर से आ रहा है कि अंदर से आ रहा है, तो उसको आर्टिफिशियली रूप से जो पानी दिया जाता है उस पानी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, कि हम ये जो सिंचाई कर रहे हैं, सर आप कह रहे हो कि आर्टिफिशियली पानी दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वृद्धि विकास के लिए जरूरी है, लेकिन क्यों दे रहे हैं? क्वेश्चन क्या आता है, क्यों दे रहे हैं? ठीक है, उद्देश्य क्या क्या है, तो इसके कुछ उद्देश्य हैं, 5-6 उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, डिटेल में नहीं लिखूंगा, और मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, हम सिंचाई, देखो उद्देश्य का मतलब क्या है, आपको इसके क्वेश्चंस को कैसे याद रखना है कि हम ये सिंचाई क्यों कर रहे हैं। उद्देश्य जान जाओगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि सिंचाई क्यों करते हैं। ठीक है, अप्लाई करो, हमारे आसपास सिंचाई आपने देखी हुई है, क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला और बेसिक चीज जो है वो क्या है कि मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी रखना, ये कंडीशन है पौधे के लिए। अगर पर्याप्त मात्रा में मृदा के अंदर नमी नहीं हुई तो पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा, पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमने जो फसल लगाई है उसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो फिर मतलब ही क्या रहा मेहनत करने का, है ना।
तो सबसे पहले क्या है, पहला उद्देश्य मृदा में नमी बनाए रखना। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मृदा में नमी, सिर्फ इतना ही, मृदा में नमी बनाए रखना, ये पहला उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद सेकंड उद्देश्य क्या है, अगर हम फसल को सिंचाई नहीं देंगे, यहाँ फसल उग रही है मैं इसलिए देख रहा हूं उधर, अगर हम फसल में सिंचाई नहीं देंगे तो ये सूखे से ग्रसित हो जाएगी। अगर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम कुपोषण के शिकार हो जाओगे, है ना। तो उसको पानी की मात्रा, पानी देना बहुत जरूरी है भाई साहब, तेरे को पानी देना जरूरी है, वरना वो सूखे से ग्रसित हो जाएगी और उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सूखे से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंचाई देते हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट है कि जब हम फसल को सिंचाई दे रहे हैं, तो फसल को सिंचाई जब हम देते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई उसको पानी पिला दिया तो वृद्धि कर ले। अब उसको पानी तो पिला दिया, पता चला कि आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी फसल। तो नेक्स्ट रीजन ये है कि हमारे वातावरण जो है, वातावरण में नमी बनी रहे, वातावरण में क्या बनी रहे, नमी बनी रहे, है ना। हम फसल को सिंचाई इसलिए भी करते हैं कि उसको तो पानी की पर्याप्त मात्रा मिले, लेकिन साथ साथ में आसपास का वातावरण भी ठंडा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आपको मैं 1 लीटर ठंडा पानी, चिल्ड पानी पिला दूं और आपको हीटर पे बैठा दूं, है ना, कि भाई बैठ हीटर पे, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको सर्वाइव करने के लिए हमें हमारे अकॉर्डिंग आसपास का टेम्परेचर भी, एनवायरमेंट, वातावरण भी नॉर्मल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर वही रीजन है, सिंचाई पहले हम करते हैं मृदा में नमी बनी रहे, सेकंड कि भाई मृदा सूखे से ग्रसित नहीं हो, सूखे से बचाने के लिए, तीसरा है कि आसपास के वातावरण में भी नमी बनी रहे ताकि फसल अच्छे से वृद्धि व विकास कर सके। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट है, मृदा में सिंचाई इसीलिए भी करते हैं ताकि जब हम उसमें कर्षण क्रियाएं करते हैं, कर्षण क्रिया मतलब हम जो जैसे क्या बोलते हैं, प्लोइंग वगैरह करते हैं, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग वगैरह करते हैं, तो जो कर्षण क्रियाएं कर रहे हैं, कर्षण प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, मृदा नमी यदि रहेगी, मृदा के अंदर नमी की मात्रा रहेगी तो उनको हम आसानी से कर सकते हैं। समझे कि नहीं, देसी भाषा में समझाऊं भाई, हम नड़ावे जावे कि नहीं जावे, नड़ावे समझ रहे हो, खरपतवारों को निकालने के लिए जाते हैं ना। अब अगर मृदा में नमी नहीं रहेगी तो ऊपरी परत जो है वो कठोर हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, तो हमको खरपतवारों को निकालने में मुश्किल आएगी, पपड़ी जो है कठोर हो जाएगी, उसको तोड़ने में मुश्किल आएगी, या तो मैन पावर ज्यादा लगेगी, मजदूर वगैरह ज्यादा लगेंगे, है ना। लेकिन यदि मृदा के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी है तो हम आसानी से निराई गुड़ाई उसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कर्षण क्रियाएं, कर्षण क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं, आसान हो जाती है, ये समझ लेना। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि कंप्लीट नोट्स आपको बैच के अंदर जो स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है वहां पे मिल जाएंगे, है ना। ओके, तो कर्षण क्रिया आसानी से हो सके, ये रीजन है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा एडवांस लेवल का, समझने की कोशिश करना कि मृदा के अंदर जो लवण होते हैं, ठीक है, मृदा के अंदर जो लवण है उनका निक्षालन हो सके, क्या हो सके, लवणों का निक्षालन। अब ये निक्षालन क्या है, देखो इसके बारे में मैं ज्यादा भी आपको बात नहीं करूंगा, बिकॉज हमारा जो अम्लीय मृदा वाला चैप्टर है जहां पर हम पढ़ेंगे लवणीय मृदाएं कैसे बनती हैं, और वहां पर हम ये भी पढ़ेंगे कि लवणीय मृदाओं का सुधार किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी समझा देता हूँ कि मृदा के ऊपर जब लवण आ जाते हैं, लवण मतलब साल्ट, साल्ट मतलब नमक, नमक मतलब सफेद रंग का, तो जो खारा पानी होता है ऐसे समझ सकते हो, जो यहाँ पे जिन मृदाओं में लवण ऊपर एकत्रित हो जाते हैं तो उनको हम सिंचाई करके क्या होगा, जितना भी साल्ट है वो सिंचाई जल में घुल जाएगा और पानी जैसे जैसे मृदा में नीचे जाएगा उस सिंचाई जल के साथ वो लवण है वो भी नीचे चले जाते हैं। तो ये ऊपरी सतह से लवणों का नीचे जाना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लीचिंग या निक्षालन कहलाता है। तो लवणों का निक्षालन करने के लिए भी सिंचाई जरूरी है। देखो सिंचाई के कितने फायदे हैं, है ना। तो लवणों का निक्षालन, जिससे क्या होगा कि लवणीय मृदाएं जो है उनमें भी सुधार आएगा। ओके, उसके बाद में 6 पॉइंट जो है और नेक्स्ट है कि फसल को पाले से बचाने के लिए, पाला समझते हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पाले से बचाने के लिए। ओके, अब सर जी आप क्वेश्चन ये होगा कि सर जी पाले से क्या बचा सके ना, पाले से ऐसे बचा सकते हैं कि जब पाला पड़ता है, पाला मतलब जब ओस पड़ती है
तो आसपास का वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है ना, टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, तो फसल जो है वो अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाती है। लो टेम्परेचर पे यार अपन ही जकड़ जाते हैं, फसल है वो तो, ठीक है। तो फसल जकड़ जाती है, मतलब सॉरी, फसल जो है वो वृद्धि नहीं कर पाती है, तो उसमें हमें उसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करना, तो ये तो है नहीं कि वहां पे हीटर लगा दें खेत में, तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जब पाला पड़ जाता है उस कंडीशन में फसल के अंदर हम सिंचाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो सिंचाई जल है, आपने देखा होगा सिंचाई करते हैं तो वहां से ओस निकलती है, धुआं सी निकलती रहती है। सिंचाई करने पर, उस अवस्था में सिंचाई करने पर वहां का टेम्परेचर जो है वो 1% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिस क्षेत्र में पाला पड़ा है वहां पर यदि हम सिंचाई करते हैं तो वहां का टेम्परेचर जो है वो 1% इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हमें सिंचाई करना जरूरी है। तो ये 6 रीजन आपको समझ में आ गए कि सिंचाई हम क्यों करते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर जी ये तो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब आपको साइंटिफिकली ये चीज समझनी है कि हम खेत में फसल को सिंचाई क्यों करते हैं। तो उसके 6 रीजन है। मृदा में नमी बनाए रखना ताकि पौधा अच्छे से वृद्धि और विकास कर सके, कल इस फसल की कटाई कर दूंगा मैं, ठीक है। सेकंड है सूखे से बचाने के लिए, फसल को सूखाग्रस्त नहीं हो, उसमें प्रोडक्शन ही नहीं मिलेगा। थर्ड है वातावरण में नमी बनाए रखने के लिए। फोर्थ है कर्षण क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। 6 है लवणों का निक्षालन, लवणों को नीचे भेज सकते हैं सिंचाई करके। और नेक्स्ट है सॉरी 6 है पाले से बचाने के लिए, पाले की अवस्था होती है तो उस समय हम सिंचाई करके पाले से उस फसल को बचा सकते हैं, उस फसल के अंदर जो होने वाला नुकसान है उसको हम आसानी से बचा सकते हैं। ओके, सो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा है बच्चों। एक तो हमने सिंचाई क्या होती है परिभाषा पढ़ी है, सेकंड हमने सिंचाई के उद्देश्य पढ़े हैं जिससे हमने ये जाना है कि सिंचाई क्यों करनी चाहिए, है ना। तो क्या और क्यों के आंसर आ गया, अब है कब और कैसे करनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और अभी तक आप बैच के अंदर ऐड नहीं हो ऐप के अंदर, तो आप प्ले स्टोर पे जाके श्री गोविंदम क्लासेस सर्च करके हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। और अभी रिसेंटली ऑफर चल रहा है, आप कॉल कीजिए हमारे नंबर पे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, कॉल कीजिए, कॉल करके पता कीजिए कि अभी क्या ऑफर चल रहा है आपके लिए। उस ऑफर में मिनिमम कॉस्ट रहेगी, उस मिनिमम कॉस्ट में आप अपने 12th एग्रीकल्चर के बैच में या जेट ICR BHU या 11th के बैच में ऐड हो सकते हैं। तीनों का अलग अलग बैच है, अलग अलग टाइम है, अलग अलग वीडियो है, अलग अलग स्टडी मटेरियल है, उनका नोट्स है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे। सो सस्ता और टिकाऊ है आपके लिए, है ना, एक देसी भाषा में आपको बात करूँ तो। रही बात, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आता है सर जी डेमो वीडियो बताइए, हमें नोट्स कैसे मिलेंगे वो बताइए। तो सिंपल सी बात है, यूट्यूब भरा पड़ा है ना। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि आपको डेमो के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूं कि डेमो वीडियो 3 डेज डेमो या 7 डेज डेमो वीडियो, उसमें बढ़िया चीज आपको दिखा दूं और बाद में पता चले कि घास काट दी। नहीं, आप कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है। सारी वीडियोज में यही क्वालिटी मिलेगी, बल्कि हर वीडियो में आपको क्वालिटी इंप्रूव मिलेगी, ये चीज नोट करना, ठीक है। तो वो चीज है, आप जो है वो रियल है भाई साहब। आप यदि चाहते हैं कम पैसों में साल भर तक पूरे तरीके से सिस्टम से पढ़ना, तो आप बैच को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही कम फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो मैंने नीचे नंबर दे रखा है उस नंबर पे कॉल करके आप पूछिए कि अभी ऑफर क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं बैच को ज्वाइन कर सकता हूँ। जल्दी ज्वाइन करना, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत ही कम रह गया है। और पर्सनली आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि जल्दी से भाई साहब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ओके, दीपावली आने वाली है, टाइम हमारे पास में बहुत कम बचा है, तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। डेली टारगेट बना लो 8 से 10 घंटे तो मैं पढूं। अगर टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियली फैमिली कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक होकर कॉल कीजिए और आप पूछिए। भले आप बैच में ऐड हैं, आप पढ़ रहे हो, मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बेझिझक होकर कॉल कीजिए, सर जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू हेल्प मी। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपको जरूर हेल्प करूंगा। आपको जितना हो सकेगा मैं अपने गाइडलाइंस आपको गाइड्स करूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम्स की बेहतर तैयारी करनी है ना। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने आसपास से जितना एक्सपीरियंस लिया वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो आप कॉल जरूर करना या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और जल्दी से बैच में ज्वाइन होकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। ओके, थैंक यू सो मच।